चाचा जी का दबाव बना तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, केवल देश सेवा के लिए अपने जीवन को लगाऊंगा। जैसे राजा शिबी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, ऐसे डॉक्टर हेडगेवार ने भी अपने जीवन का एक एक कण, एक एक क्षण, रक्त की एक एक बूंद इस राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित किया। ज्योति जलाने का प्राण। जीवन में कितना बड़ा बलिदान, और जीवन भर क्रांति के कार्यों के कारण से मेरे पति चले गए, इसका शोक न मनाकर वो जिस मिशन और ध्येय से जुड़ी थी उसी में ही लगी रही। जब सावरकर को पूछा कि कब बलिदान का समय आता है, उनका जब व्यक्ति तैयार होता है। क्या मैं तैयार हूं? तो परीक्षा होती है, ले लीजिए। टेबल पर हाथ रखा और छुरा भोंक दिया। अब छोटी सी कील कांटा चुभ जाए, उस समय को सोचिए कि कैसा हाल होता है हमारा। वो मुस्कुरा ही रहा है, वो कहता है कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास मां को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपने रक्त के। चंद्रशेखर उठे और देखने लगे क्या हो रहा है। तो शाम को मैंने चिमटा गर्म कर करके 7 बार मेरे यहाँ चिपकाया। कैसा लगता है? मैं अपने आप को टॉर्चर करता हूं। मैंने खुद कितनी कठिन परीक्षाओं में से निकले। ऊंच नीच, छुआछूत का भाव और भेद इतना व्यापक पैमाने पर फैल गया है। मैं संदेश देना चाहता हूं देशवासियों को कि ये अपराध है, ये पाप है। भगत सिंह हमेशा ही बोलते थे देश के लिए बलिदान होना है, ये मेरी तमन्ना है। पर देश इन गोरे अंग्रेजों से मुक्त हो जाएगा तो बाद में जो लोग आएंगे वो क्या जानते हैं इस देश को कैसे, किस दिशा में ले जाना। क्रांति के कार्यों में लग करके जैसे पतंगा दीपक की लौ की तरफ आकर्षित होकर अपने जीवन को स्वाहा कर देता है, ये सरल है। किंतु देश के लिए तिल तिल कर जलना, देश के लिए जीना, ये कठिन है। ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की। आओ हम सब चले उतारे माँ की पावन आरती। लजाना उसके क्षीर को, तृण सा तजा शरीर को। अमर शहीदों की यश गाथा, जिसका स्नेह दुलारती। चले उतारे आरती, माँ की पावन आरती। मैं आप सबके मध्य बिना किसी व्यवधान, बिना किसी भूमिका के हम पिछले निरंतर 52 सप्ताह से प्रत्येक रविवार 11 बजे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह गाथा है बलिदानों की, यह श्रृंखला जिनके श्रीमुख से YouTube के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। सादर निवेदन श्रद्धेय आदरणीय ओम प्रकाश जी भाई साहब, उपस्थित सभी श्रोतागणों को प्रबोधन एवं उद्बोधन के लिए सादर निवेदन। सम्मानित मंच, समुपस्थित भाई और बहनों, वास्तव में समुत्कर्ष समिति का बहुत आभार मानना चाहिए, जिन्होंने देश भर के लिए एक अनूठा उपक्रम चलाकर न मालूम कितने लोग अकीर्तित रह गए, अनाम उत्सर्ग हो गए, और जिन्होंने ये जो टैगलाइन दिया है आपको, ज्योति जला निज प्राण की, अपने प्राणों की ज्योति जलाकर जगत को प्रकाशित किया। वैसे कितने लोग होंगे? बहुत लोग।
उन लोगों के इतिहास को एक धरोहर के रूप में, एक विरासत के रूप में हम सबके समक्ष लाया गया। अगर संभव हो तो जो डिजिटल माध्यम से हमारे समक्ष है वो पुस्तक का आकार भी बन जाए तो एक लंबे समय तक उसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जा सकता है। एक और जो सबसे महत्व की चीज है वो ये है कि 52 सप्ताह तो हो गए। मैंने जब पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि अभी तो कितने ही ऐसे हैं जिनके बारे में और बताया जा सकता है। जैसे मैं इनको हरिदास जी को बोल रहा था कि महिलाओं पर 4 एपिसोड हुए, 80 से ज्यादा महिलाओं के बारे में बताया गया है और अभी लगभग इतनी ही महिलाएं मुझे और ध्यान में आ रही है जिन पर बताया जा सकता है। माने खजाना है अकूत। जिन लोगों ने मैं कहूं तो कम होगा। एक दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं कि पूरा भारतवर्ष ही खड़ा हो गया था तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम ऊपर तो देखते हैं, अंदर का पता नहीं चलता ना, अंदर का पता नहीं चलता। अभी आज भी कार्यक्रम में हम 2 सत्रों में सुनेंगे। ये पहला अभी सत्र चल रहा है, ये थोड़ा छोटा होगा, अगला जो सत्र होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। ज्योति जला निज प्राण की, अगर इसी टैगलाइन को ही हम पकड़ लें तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि जिन लोगों ने अपने जीवन को बाती बनाकर, जलाकर, स्वयं को तो होम कर दिया, तिल तिल करके जल गए, पर समाज प्रकाशित हो गया, राष्ट्र प्रकाशित हो गया और आजादी ये उनके पैरों पर चल करके आई। ये सही है, आजादी का श्रेय कुछ और लोग लूट गए, पर आजादी जिनके कारण से आई है, आजादी में जिन लोगों का योगदान रहा है, वो लोग स्मरण किए जाने चाहिए, हमारी आधुनिक पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए 75 वर्ष देश की आजादी को हो गए और मैंने 75 वर्षों का इतिहास बताया है। 75 वर्ष हो गए, इसका मतलब उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसका स्मरण करके इस कालखंड की विवेचना, मूल्यांकन करके और भावी भविष्य भारत का कितना उज्जवलतर हो सकता है उसकी योजना बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं ज्योति जला निज प्राण की, ये टैगलाइन है आज की भाषण की। तो इस प्रथम सत्र में कुछ ऐसे उदाहरण, कुछ के बारे में आप जानते भी होंगे, कुछ के बारे में आप नहीं जानते। भाई बाल मुकुंद, लॉर्ड होर्डिंग, 23 दिसंबर 1912 दिल्ली, अपनी सवारी निकाली थी उन्होंने। तब रास बिहारी बोस के नेतृत्व में योजना बनी। भाई बाल मुकुंद भी उस लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर जो बम फेंका गया, हमारे राजस्थान के केसरी सिंह बारट के भाई जोरावर सिंह और उनके पुत्र प्रताप सिंह बारट, वो भी उनमें थे। बसंत कुमार विश्वास, इन लोगों ने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका। जैसा कि हर केस में होता है, कोई न कोई फूट जाता है, पुलिस के प्रलोभन में आ जाता है। वो प्रलोभन में आ गए, पकड़े गए
उसमें ये भाई बाल मुकुंद भी पकड़े गए। ये भाई बाल मुकुंद कौन है? देखिए, नाम के आगे भाई लगा है। आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाता हूं। गुरु तेग बहादुर, दिल्ली में उनका बलिदान हुआ। उनके साथ 3 शिष्य थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयालदास। भाई मतीदास को आरे से चीरा गया, दयालदास को रुई में लपेट करके जला दिया गया, और तीसरे को खोलते हुए तेल के कढ़ा में फेंक दिया। ये जो भाई मतीदास है, उनकी पीढ़ी में भाई बाल मुकुंद है, इसलिए भाई उस परंपरा से। इनकी शादी हो चुकी थी लाहौर में, और इनकी पत्नी का नाम था राम रखी बाई। जब सुना उसने दिल्ली जेल में है, अपने परिजनों को लेकर के मिलने के लिए गई। वो पति से मिली, हालचाल पूछा, खाने को क्या मिलता है। उन्होंने कहा कि एक समय रोटी मिलती है मोटी। रोटी कैसी है दिखाना। वो खा ही नहीं पाते थे, घास फूस मिला हुआ, कचरा मिला हुआ, जानवर भी नहीं खा सके ऐसी रोटी। वो रोटी दी। उसने रोटी का छोटा सा टुकड़ा अपने पल्लू में बांध लिया। सोते कहाँ? बताया, ये कोठरी है, कंबल 2 मिले हुए, एक बिछाता हूं, एक ओढ़ता हूं। कुछ नहीं बोली, आ गई। लाहौर में आने के बाद, वापस घर पर आने के बाद, उसका क्रम बदल गया। वो वैसी ही रोटी जो लेके आई थी खाने लग गई। पहले छत पर सोते थे, अब वही कंबल बिछाकर कोठरी में कंबल ओढ़कर सो रही। चंद दिनों में कृषकाय हो गई। राम रखी देवी। कोर्ट में मुकदमा चला। भाई बाल मुकुंद और 4 अन्य लोगों को फांसी हो गई। फांसी का दिन आया 8 मई 1915। उसके बीच में एक बार ये मिलके गई। पति का जब फांसी का सुना, उस दिन से उसने अन्न जल त्याग दिया। 18 दिन उसके बाद में रही वो जीवित। 26 मई सुबह उठी, स्नान किया, गंगा जल लिया, घर के चौक में आके बैठ गई, हाथ जोड़ के सबसे विदाई मांगने लगी। कहने लगी, समय मेरा पूरा हो गया है, अब मैं, वो इंतजार कर रहे हैं वहां जाना। गोना भी नहीं हुआ था, सांस खींच लिए, चले। सती राम रखी, ज्योति जला निज प्राण। ऐसे जलती है निज प्राणों की ज्योति। पंजाब के एक युवक थे अर्जुन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज के लिए भारत में युवकों की भर्ती का कार्यक्रम रखा, युवकों की भर्ती का, तो ये भी गए अर्जुन सिंह। पर सुभाष चंद्र बोस ने एक कर्नल ढिल्लो को लगा रखा था, उनको बता रखा था, किसी भी परिवार का इकलौता लड़का अपने को भर्ती नहीं करना। ये अर्जुन सिंह गया, फिट था एकदम। ढिल्लो ने अंतिम प्रश्न पूछा, भाई कितने? अकेला। परिवार में और? पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, मां है बस केवल, उसे तुम्हें नहीं ले सकते। तुम वापस जाओ, खेती बाड़ी करो, मां की सेवा करो। क्यों? सुभाष चंद्र बोस का आदेश है, इकलौता लड़का सेना में भर्ती नहीं हो सकता। मां की सेवा कौन करेगा? मन महसूस कर आ गया वापिस। मां ने पूछा, तुम जल्दी आ गए? बताया, ये कारण है। मां कहती है, ये मेरे लिए लज्जा का विषय है
कि मेरे कारण से तुम्हें सेना में भर्ती नहीं किया गया। खैर कोई बात नहीं, 1-2 दिन रुक जा, फिर जा, तुम्हें भर्ती कर लेंगे। ये समझा नहीं। 2 दिन बाद में रात के समय मां ने कहा, कल सुबह चले जाना, रोटी बना के रखिए, लेके जाना, अब की बार तुम्हें भर्ती कर लेंगे। ये भी सोच रहा था क्या बात हो गई ऐसी, कैसे भर्ती कर लेंगे। रात को सब सोए, मां सुबह जल्दी उठी, पास का जो कुआं था उसमें जाके कूद गई। बेटे ने सुबह देखा मां चली गई, समझ में आ गया सब बाकी। गया वो कर्नल ढिल्लो, अरे तुम तो वही अर्जुन सिंह, तुम तो इकलौते हो ना। वो रो पड़ा फूट फूट के। उसने बताया मां चली गई। मुझे सेना में भर्ती कराने के लिए मां ने अपना बलिदान दे दिया, ज्योति जला निष्प्राण। उसने भी युद्ध के अंदर बहादुरी दिखाई, युद्ध करते करते अंतिम गोली तक अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को जब बताया गया तो उनका स्मारक बनाया, नीचे लिखा, मां और बेटा जिनके बलिदान से देश अभिभूत है। अपने बीकानेर के अमरचंद बाठिया, 1857 का जो संग्राम हुआ, उस समय में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे वगैरह ने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया, ग्वालियर पर सेना के पास पैसा नहीं था, तब अमरचंद बाठिया वहां खजांची थे। उन्होंने खजाना खोल दिया, अपनी पैतृक संपत्ति भी दान में दे दी भामाशाह की तरह। बाद में युद्ध वगैरह हुआ, झांसी की रानी का बलिदान हो गया, तात्या टोपे निकल गए, ब्रिगेडियर नेपियर उसने कब्जा कर लिया ग्वालियर पर और इनको भी गिरफ्तार कर लिया। इसको सामने लाए और पूछा इसको कि तुमने ग्वालियर का खजाना पूरा का पूरा सेना को कैसे दे दिया? तुम तो ग्वालियर के खजांची हो और वो तो तुम्हारे ग्वालियर को आक्रमण करके जीत करके आए, उनको कैसे दिया? उन्होंने कहा कि राज्य निष्ठा यही कहती है कि जिसके अधिकार में जो किला होता है वहां का खजाना उन्हीं के काम आना चाहिए। ब्रिगेडियर ने कहा कि ये भी चलो ठीक है, मान लिया तुमने ये कहा, पर तुमने अपनी पैतृक संपत्ति वो क्यों दी? वो कहने लगा कि पैतृक संपत्ति तो मैंने इसलिए दी कि वो देश के लिए काम आ रही थी। इसका मतलब तुम हमारे विरोधी हो? उनका निस्संदेह, मैं देश की आजादी चाहता हूं, इसलिए अंग्रेजों का विरोधी हुई, अंग्रेजों को इस देश से निकालना ये मेरा परम धर्म है। उसके आंखों के सामने उसके 8 वर्ष के बेटे को तोप से उड़ा दिया और उसको बाजार में सराफा चौक जो था उसमें नीम का एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। मैंने देश के लिए जीने वाले लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार उस कालखंड में हुआ है ये हम सब जानते हैं। दुर्गा भाभी, भगत सिंह का नाम तो सुना ही। भगत सिंह ने जब भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स को मार दिया था तो पुलिस ने पूरी घेराबंदी कर ली थी। अब निकलेंगे कैसे? तो सुखदेव शाम के समय दुर्गा भाभी के घर गए। दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण बोहरा वो भी फरारी में थे, कोलकाता थे वो, सुशीला मोहन, सुशीला दीदी के पास। ये घर में अकेली, छोटा बच्चा 3 साल का सचिंद्र। सुखदेव अचानक पहुंचते हैं,
और जाकर के कहता है कि भाभी एक व्यक्ति को बचाना है, क्रांतिकारी को, और तुम्हें उनकी बीवी बन करके जाना है। किसको बचाना है? उनका बचाना है किसी को भी। वो जानती थी क्रांतिकारियों में उनके पति लगे हुए थे, उनके पिताजी सन्यासी बन चुके थे, 11 साल की उम्र में शादी करके आई थी, पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। भगवती चरण बोरा उस समय 16 वर्ष के थे, वो खुद भी पढ़ाई कर रहे थे, पर पत्नी को भी पढ़ाया। उसने प्रभाकर की परीक्षा दे करके और स्कूल में हिंदी की प्राध्यापिका बन गई थी। उन्होंने हाँ भर ली कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। किसके साथ जाना है ये पूछा ही नहीं। फिर मालूम पड़ा भगत सिंह के साथ जाना है। आपने वो घटना सुनी है, भगत सिंह हैट लगा करके अमेरिकन बन गए थे, गोरी मैम के रूप में ये उनकी पत्नी बनी, बच्चा साथ में, और राजगुरु उनकी कुली बन करके साथ में गया। उनको निकाला उन्होंने। उस समय वो बाद में बताती थी कि मेरे पर्स के अंदर छोटी पिस्तौल थी, धड़क रहा था दिल, डर भी लग रहा था पता नहीं क्या होगा, चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, उसमें से वो निकाल करके ले गई और कोलकाता पहुंची, वहां कुछ दिन सुरक्षित रहे। मैंने क्रांतिकारियों को निकाल करके ले गई ये बात नहीं है। बात क्या है? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गए तो उनको छुड़ाने की योजना बनाई गई, और छुड़ाने की जब योजना बनाई गई तो बम बनाए गए। ये एमएससी थे बटुकेश्वर दत्त, बम बनाने की कला सीख करके आए थे कलकत्ता से। इन्होंने बम बनाए, पर उसका पहले प्रयोग करके देख लेना चाहिए। तो सुखदेव वगैरह ये सब लोग रावी के किनारे पर गए और वहां उन्होंने बम को परीक्षण किया, पर बम हाथ में ही फट गया भगवती चरण बोरा के, वो घायल हो गए, बच नहीं पाए। अब ये खबर दुर्गा भाभी को सुनाना है। सुखदेव खुद के हाल भी खराब, पहुंचे वहां और कहा कि वो बम का परीक्षण कर रहे थे, आप बम फट गए, उनका इलाज के लिए ले जाना पड़ेगा। भाभी एकदम सचेत हो गई। उनका कि डरने की कोई बात नहीं, जो सच है वो बताओ। उनका नहीं रहे भाई, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। वो क्या कह रही है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को हर हालत में बचाना है, योजना में फेरबदल नहीं करना है। ये तो होता ही है क्रांतिकारी गतिविधि। देखिए आप जीवन में कितना बड़ा बलिदान, और जीवन भर क्रांति के कार्यों के कारण से मेरे पति चले गए, इसका शोक न मनाकर वो जिस मिशन और ध्येय से जुड़ी थी उसी में ही लगी रही, उसी में ही लगी रही। यही बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अब इनके नाम तो सुने हैं, पर इन लोगों के जीवन में किस प्रकार का खेल हुआ है वो हम बहुत कम जानते हैं। अब राजगुरु, अब रात के समय में सो रहे थे तो सोते सोते कराहने लगे, तो चंद्रशेखर उठे और देखने लगे क्या हो रहा है। उसको पूछा क्या हुआ तुम्हें? तो एकदम जगा, सीने के ऊपर 7 फफोले हो रखे थे, खून निकल रहा था। क्या हुआ? ये कुछ नहीं। अरे नहीं बोलो, तुम क्या हुआ? उसने कहा आपने कहा था ना कि पुलिस टॉर्चर करती है तो हम रात उगल देते हैं, तो शाम को मेरा चिमटा गर्म कर करके 7 बार मेरे यहां चिपकाया। कैसा लगता है? मैं अपने आप को टॉर्चर करता हूं। देखिए, अरे पागल, मैंने तेरे लिए थोड़ी कहा था, सीने से लगा लिया। मैंने खुद कितनी कठिन परीक्षाओं में से निकले। आपको मालूम है ना, मदन लाल धिंगड़ा
जब सावरकर को पूछा कि कब बलिदान का समय आता है, उनका जब व्यक्ति तैयार होता है। क्या मैं तैयार हूं? तो परीक्षा होगी कि ले लीजिए। टेबल पर हाथ रखा और छुरा भोंक दिया। छुरा पूरा आर पार निकल गया, छुरा पूरा आर पार निकल गया, खून का फव्वारा निकला। अब छोटी सी कील कांटा चुभ जाए, उस समय को सोचिए कि कैसा हाल होता है हमारा। उस समय को सोचिए, वो मुस्कुरा ही रहा है, मुस्कुरा ही रहा है। और उसने करजन वॉयली को बड़ी सभा में गोली मारी। भागा नहीं, पकड़ा गया। उसका स्टेटमेंट पढ़ने लायक है। मदन लाल धिंगड़ा का एपिसोड देखना, आपको पूरा सुनने को मिलेगा। वो कहता है कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास मां को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपने रक्त के, वो मैं समर्पित कर रहा। और जब फांसी हुई तब देखो मन कैसा है। पूछा जेलर ने, अंतिम कोई इच्छा है? उसने कहा है। क्या? शीशा लाइए ना, जरा बाल बना लेता हूं। कैसा आदमी? अरे मरने को जा रहा है, वापिस आऊंगा ना, और बार बार वापिस आऊंगा जब तक इस देश से अंग्रेजों को निकाल नहीं देगा। देखिए, चंद्रशेखर आजाद एक जगह पर डकैती करके अटैची में खूब सारे नोट भरे हुए थे, लेकर के भाग रहे थे। पुलिस पीछे पड़ गई, वो भाग रहे हैं। पुलिस को थोड़ा सा चकमा देकर के एक गली में घुस गए। उस गली में भी एक छोटी सी गली और निकल रही थी, उसमें निकल करके रात को दरवाजा खटखटाया 10 साढ़े 10 बजे। एक वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? उसने इशारा किया, दरवाजा बंद किया, अंदर बैठा। उनका कौन हो तुम? उन्होंने कहा कि झूठ मैं बोल नहीं सकता और सच मैं बता नहीं सकता। तो वृद्धा माँ ने कहा कि सच ही बोलो, भले कितना ही कड़वा हो, भले कितना ही कठिन हो। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, वही जिसके पीछे पुलिस पड़ी है, जिसके ऊपर इनाम है, जिसने आजाद रहने का संकल्प कर रखा है, वही उनका वही। ओह, ये तो मेरा अहोभाग्य कि आपके जैसे इतने बड़े क्रांतिकारी के मुझे दर्शन हुए। बैठो बेटा। तो बैठी वो। रात को कुछ खाने को तो है नहीं, कुछ अभी बना देती हूँ, थोड़ी देर बैठो तुम। वो खटर पटर कुछ करने लगी तो ऊपर से उनकी बेटी वो नीचे आई। कौन है माँ? तो ये छुप गए। वो बेटी आई वापस, माँ को पूछा कौन था? अभी बातचीत चल रही थी तुम्हारी। उनका कोई था। इतने में वो बाहर आ गए। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद। उसकी भी आंखें फटी रह गई। ये कि बेटी है मेरी। अच्छा, कौन कौन है परिवार में? बस एक बेटी है, पढ़ रही है, ये एमए कर रही है। इसकी शादी वगैरह, लड़का तो देख रहा है पर घर में पैसे नहीं, कैसे करेंगे? कोई बात नहीं। भोजन बनाया, भोजन किया। रात को 2 बजे की घंटी जब बजी तो उठ गया ये, अब मैं जाऊंगा। तो बेटी भी आई वापस छोड़ने के लिए। चंद्रशेखर ने उसको कहा, तुम एमए में पढ़ रही हो और संस्कृत में एमए कर रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस बार तुम प्रथम स्थान लाना। उनका भैया मैं तो हर बार ही प्रथम आती हूँ। तो ये तो और ही अच्छा है, इस बार का जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसके लिए मैं तुम्हें पहले से ही पुरस्कार देता हूँ। और अपनी जो अटैची थी उसको पकड़ा। वो कुछ बोले, दरवाजा खोले और निकल गए। माँ और बेटी ने अटैची खोली तो आंखें फटी रह गई। शादी की पूरी व्यवस्था। क्रांति के कामों में लगे हुए भी समाज जीवन में क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है,
उनकी भी चिंता करना, ये हमारा काम, ये हमारा काम। भगत सिंह को फांसी हुई हम सब जानते हैं। भगत सिंह की पूरी कथा भी हम सब जानते हैं। पर भगत सिंह का जो एक सबसे महत्व का प्रसंग जो हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जेलर ने उनको भी पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि मैं मेरे बेबे जी मां विद्यावती उनके हाथ का भोजन करना चाहता हूं। जेलर मुसलमान था पर देशभक्त था। उसने बोला कि भैया बेबी जी के हाथ का भोजन यहां कहां से आएगा? नहीं, संभव नहीं। उनका मैं उन बेबी जी की बात नहीं कर रहा हूं। तो वो जो मेहतर है ना अपने तेलूराम जी, जो रोज मेरा यहां पाखाना साफ करने के लिए आते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो वो बेबी जी कैसे? उनका बचपन में मां पाखाना साफ करती थी, अभी ये कर रहे हैं तो वो मेरी मां ही तो हुए। उनके हाथ का खाना, मेहतर के हाथ का खाना खाना चाहता हूं। उन्होंने कहा हमारे समाज में ऊंच नीच छुआछूत का भाव और भेद इतना व्यापक पैमाने पर फैल गया है, मैं संदेश देना चाहता हूं देशवासियों को कि ये अपराध है, ये पाप है। हम सब भारत माता के पुत्र हैं, हिंदू हैं, आपस में भाई भाई हैं, फिर भेद किस? दृष्टिकोण। भगत सिंह हमेशा ही बोलते थे देश के लिए बलिदान होना है, ये मेरी तमन्ना है। पर देश इन गोरे अंग्रेजों से मुक्त हो जाएगा तो बाद में जो लोग आएंगे वो क्या जानते हैं इस देश को कैसे, किस दिशा में ले जाना है, कैसे हमारे देश की उन्नति होगी। वही मैंने बोला ना, 75 वर्ष का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा आगामी 100 वर्ष के भविष्य की योजना। ये कल्पना नहीं होती, ये दृष्टि नहीं होती। तो केवल जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया, खुद फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया, एक लौ में भवक करके अपने प्राणों को दे देना, केवल इतना भाव नहीं था उनका, पूरी संकल्पना थी, पूरी संकल्पना थी। भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, उसके लिए किस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए, ये उनको पूरी संकल्पना थी। इसलिए एक नाम जो अंत में मैं लेना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, अनुशीलन समिति कोलकाता की उसके सदस्य थे। कोकेन गुप्त नाम था। क्रांतिकारी गतिविधियों में महाराष्ट्र प्रांत, मध्य प्रांत कहलाता था उस समय, बहुत सक्रिय थे। 150 से ज्यादा क्रांतिकारी उनके पास थे। ये राजगुरु को जब फांसी लगी, सजा सुनाई गई, तो भाग करके वो उधर गए थे। उन्होंने भैया जी दानी करके एक कार्यकर्ता, उनके फार्म हाउस पर उनके ठहरने की व्यवस्था की और कहा वहीं रहना, पर वो रह नहीं सके, पुनः चले गए, इसलिए पकड़ेंगे। ये जो डॉक्टर हेडगेवार है, इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। एकदम दरिद्रता से भरा हुआ जीवन, एकदम दरिद्रता। कैसी दरिद्रता? घर में आए हुए मेहमान के लिए बोला घर पर भाभी को चाय बनाना, चाय आई नहीं, बनाए किसकी? कुछ भी नहीं है ना। उस घनघोर गरीबी में भी उस व्यक्ति के मन में यह नहीं आया कि मैं अर्थोपार्जन करूं, मैं अर्थोपार्जन करूं। जब उनका चाचा जी का दबाव बना तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, केवल देश सेवा,
के लिए अपने जीवन को लगाऊंगा। और उन्होंने हिंदू संगठन खड़ा करने के लिए भविष्य के भारत की चिंतना करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 में स्थापना की। 15 वर्ष अनथक प्रयास किया। अंतिम समय में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो लंबर पंचर किया गया। तो वो तो डॉक्टर थे, जानते थे, इसलिए उन्होंने गुरुजी को कहा कि मेरे बाद में आप संघ का काम देखना। लंबर पंचर किया गया तो खून की जगह पानी ही पानी निकला। मैंने उस व्यक्ति ने अपने जीवन को गला दिया, खपा दिया। परम पूजनीय श्री गुरु जी इस बात की व्याख्या करते समय एक बात बोलते थे कि वो तो राजा शिबी के समान थे। राजा शिबी, एक कबूतर उनकी शरण में आ गया था, बाज पीछा कर रहा था, तो बाज ने कहा कि ये मेरा शिकार है, मुझे दीजिए। उनका कि मैं इसको तो नहीं दे सकता, ये मेरी शरण में आ गया, पर इसके बदले में तुम्हें मांस दे सकता हूं। उनका ठीक है, इसके बदले में तोल दीजिए। एक तरफ कबूतर को रखा, दूसरी तरफ तुम अपना मांस रखो। राजा शिबी ने अपने शरीर का मांस काट काट करके, टुकड़े टुकड़े करके उस पर रखा। ऐसा कहते हैं कि हड्डियों का केवल ढांचा रह गया, सारा मांस उधर चढ़ गया, तभी वो कबूतर भारी नहीं हुआ। पूरे शरीर का होम कर परीक्षा थी। पर उन्होंने कहा कि जैसे राजा शिबी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, ऐसे डॉक्टर हेडगेवार ने भी अपने जीवन का एक एक कण, एक एक क्षण, रक्त की एक एक बूंद इस राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित कर दी। ज्योति जला निज प्राण। उन्होंने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि क्रांति के कार्यों में लग करके जैसे पतंगा दीपक की लौ की तरफ आकर्षित होकर अपने जीवन को स्वाहा कर देता है, यह सरल है, यह सरल, किंतु देश के लिए तिल तिल कर जलना, देश के लिए जीना, यह कठिन है। एक नई दृष्टि थी कि हम देश के लिए जिए, भारत माता के लिए जिए, भारत माता को जगत गुरु के सिंहासन पर पुनर्अधिष्ठित करने के लिए जिए। और उसके लिए उन्होंने संघ का निर्माण किया। और आप लोगों को जानकर के शायद आश्चर्य होगा कि उस कालखंड में उन्होंने जो शाखा नामक पद्धति विकसित की और उसका जो कुश पथक बनाया, उसमें जो युवक आ रहे थे वो सब उच्चतम विद्या विभूषित युवक थे। और उन सब लोगों ने भी डॉक्टर हेडगेवार का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को इस राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित किया। पहली टैगलाइन ज्योति जला निज प्राण की, बाती घड़ बलिदान की, चले उतारे आरती, मां की पावन आरती। इन लोगों ने अपने जीवन के द्वारा जिस तरीके से भारत माता की आरती उतारी, उसका एक संस्पर्श हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए किया। अगले सत्र में थोड़ा और विस्तार से, थोड़ी और अधिक जानकारी के साथ हम फिर से सुनेंगे। तब तक के लिए विराम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।